नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं MECL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री इंद्रदेव नारायण सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, खनन क्षेत्र के विकास में MECL की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि MECL कोयला अन्वेषण में किस तरह की नई तकनीकों को अपना रहा है तथा WCL MECL के बीच सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या पहल की जा सकती है? वैश्विक परिदृश्य मिनरल के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बदल रहा है और भारत में हम पिछले करीब 50 सालों से इस खनिज गवेषण के क्षेत्र में हैं। खनिज गवेषण के साथ हमने अपनी कंपनी के नाम में परिवर्तन भी किया है। पहले यह कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हुआ करती थी, अब यह कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है। हम खनिज गवेषण के साथ अब कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। खनिज गवेषण में हम बदलते दौर के साथ में नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और खनिज में सबसे ज़रूरी होता है, जब हम गवेषण करते हैं उसके बाद जो हमारा वहाँ से सैंपल्स निकलते हैं, उन सैंपल का एनालिसिस, उसके एनालिसिस करने के लिए हमने एक स्टेट टू द आर्ट लैब की यहाँ स्थापना की है, जिसमें हर तरह के इक्विपमेंट मौजूद हैं, नवीनतम इक्विपमेंट मौजूद हैं, जिनसे हम खनिज गवेषणा को और गति प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक कोयले के क्षेत्र का संबंध है, कोयले में हम तकरीबन 3.5 से 4 लाख मीटर की ड्रिलिंग करते हैं साल भर में। और जो कोयला रिच क्षेत्र हैं, जहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ हम अपना एक्सप्लोरेशन कर ही रहे हैं। पर आपको जान के खुशी होगी कि हम जहाँ पे कोयला कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ भी हम खोज कर रहे हैं। ख़ास तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, राजस्थान में लिग्नाइट की खोज कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इस साल हम कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लिग्नाइट की खोज करेंगे। और चूँकि हमारी इकनॉमी में कोल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कोल के महत्व बना रहेगा, इसीलिए कोल का गवेषण बहुत इम्पोर्टेंट। WCL और MECL चूँकि दोनों का ही हेडक्वार्टर यहाँ नागपुर में मौजूद है और हम एक तरह से पड़ोसी हैं। WCL बहुत विशेष परिस्थितियों में काम कर रहा है और इन परिस्थितियों में जिस तरह से WCL खनन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि जो WCL की टॉप मैनेजमेंट की जो टीम है, ख़ास तौर पे हम WCL के CMD साहब श्री JP द्विवेदी साहब, जो निदेशक तकनीकी हैं वो श्री AK सिंह साहब, और आपके डायरेक्टर फाइनेंस साहब विक्रम घोष साहब, निदेशक तकनीकी योजना परियोजना श्री आनंद जी प्रसाद साहब, यहाँ तक कि जो आपके निदेशक कार्मिक हैं श्री हेमंत पांडे साहब, वो माइनिंग इंजीनियर हैं। ये टीम को और ज़्यादा सुदृढ़ बना रहा है। हम सब जानते हैं कि WCL के पास कोयले का भंडार अन्य सब्सिडरीज़ के मुकाबले कम है, पर उत्पादन में अगर हम उसका प्रतिशत देखें तो WCL बहुत प्रभावी ढंग से खनन कर रहा है और न सिर्फ खनन ही कर रहा है बल्कि सस्टेनेबल माइनिंग के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो और इस क्षेत्र में WCL को जिस तरह की आवश्यकता होगी, ख़ास तौर से गवेषण, हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी हैं जिसमें जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जियो फिज़िकल यूनिट बहुत बड़ा उपलब्ध है जिससे हम बिना वेधन किए हुए, विदाउट ड्रिलिंग, नॉन इन्वेसिव ढंग से ज़मीन के भीतर क्या उपलब्ध है उसका गवेषण कर सकते हैं। इससे काम बहुत तेज़ी से होता है और
काफ़ी प्रभावी जानकारी इसमें मिलती है। अभी हम WCL के लिए मुगोली निर्गुड़ा क्षेत्र में फॉल्ट्स की खोज कर रहे हैं। वहाँ पर एक काम था जिसके वजह से माइन का एक्सपांशन में कुछ समस्या आ रही थी। हम जियोफिजिकल मेथड से बिना वेधन किए हुए उस क्षेत्र में फॉल्ट्स का पता लगा रहे हैं ताकि माइन के एक्सपांशन में किसी तरह की समस्या ना हो। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैं आपके WCL संवाद के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यदि WCL को किसी तरह के स्पेयर्स की आवश्यकता हो जो आसानी से उपलब्ध ना हो पाते हों या जिसका लीड टाइम ज़्यादा होता हो, हम उनके लिए अपने वर्कशॉप में कस्टमाइज़ करके उसको बनवा सकते हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और हमारे पास एक रिग मेंटेनेंस सेंटर भी है जहाँ पे हम अपने रिग्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं, साथ ही कुछ CMPDI के रिग्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं। वहाँ भी यदि कोई आवश्यकता होती है तो हम WCL के लिए कार्य करने के लिए ओपन हैं। सर, वर्तमान में MECL द्वारा किए जा रहे प्रमुख कोयला अन्वेषण परियोजनाएं कौन सी हैं? ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में MECL की क्या रणनीति है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम जो कोयला बहुल क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में और झारखंड में काफ़ी कोल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, असम में एक परियोजना है जहाँ पर काफ़ी गहराई में कोयला उपलब्ध है। वहाँ पर हम कोयले की गवेषणा कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान में लिग्नाइट की खोज कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी संभावना है कि बड़ी मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध होगा। कोयला हम सदर्न रीजन में भी इसकी खोज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और बाकी सदर्न रीजन में भी हमारे कोयले के गवेषण का कार्य चालू है। ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन के साथ ही हम वैसे एक्सप्लोरेशन में भी अपना सहयोग दे रहे हैं जहाँ पे माइंस का एक्सपांशन होना है। जो वर्तमान खदानें हैं उनका जहाँ जहाँ एक्सपांशन होना है वहाँ भी हम कोयले को गहराई में जाकर उसकी गवेषणा कर रहे हैं और उन माइंस के एक्सपांशन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर, खनन कार्य को अधिक पर्यावरण संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं? MECL सतत खनन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? इस दौर में जब प्रदूषण पर सबकी नज़र है और ख़ास तौर से जो हमारा खनन का क्षेत्र है, ये प्रदूषण के लिए इसका नाम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो गवेषण का कार्य है जो कि खनन क्षेत्र की नींव रखता है, वहीं से सस्टेनेबल माइनिंग का ध्यान रखते हुए गवेषण करें, जिससे कि भविष्य में खनन सस्टेनेबल ढंग से हो सके। अभी हाल ही में हमने जो कोयले का भी गवेषण कर रहे हैं, कोल का भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अब हम उसमें से सैंपल बोरहोल्स में RE की खोज कर रहे हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं या दूसरे तरह की खनिजों की उपलब्धता के लिए उसे अपने लैब में लाके उसकी जांच कर रहे हैं उन कोर्स की, कि साथ ही में कोयले के साथ किस तरह के खनिज उपलब्ध हैं, ताकि जो हमारा ओवरबर्डन का जनरेशन होता था जिसमें हमारे कई बहुमूल्य खनिज चले जाते थे, अब हम पहले से ही उसकी जांच करेंगे ताकि उन खनिजों को कोयले के साथ खनन किया जा सके। इससे ओवरबर्डन जनरेशन जो है वो कम होगा, जिससे कि सस्टेनेबल माइनिंग में मदद मिलेगी। और गवेषण बहुत अभी एक्यूरेसी से हो रहा है, जिससे हमको लेयर वाइज पता चल रहा है कि किस तरह के मिनरल हैं, कोल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ताकि जब माइन की प्लानिंग और डिज़ाइन होती है वो बहुत
सुचारू ढंग से हो सके और सस्टेनेबल माइनिंग में मदद मिल सके। सर, एमईसीएल द्वारा जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन तथा नई तकनीकों का उपयोग कैसे किया जा रहा है? खनन क्षेत्र में डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए एमईसीएल की क्या योजनाएं हैं? क्या एमईसीएल भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करने पर विचार कर रही है? जो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन के बारे में आपने पूछा है, एमईसीएल मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन में एमईसीएल अग्रणीय है और हम एक बड़ा कार्यक्रम जीएसआई के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हम जो टोपो शीट्स होती हैं, जिनमें भारत को कई टोपो शीट में बांटा गया है, उन टोपो शीट वाइज हम जियो फिजिकल मेथड से ये पता लगा रहे हैं कि पूरे भारत देश में किस तरह के खनिज कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आगे जब डिटेल एक्सप्लोरेशन हो या खनन हो तो इसमें सुविधा हो। इस कार्यक्रम का नाम है NGPM, नेशनल जियो फिजिकल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एमईसीएल अभी फ़िलहाल 3 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और बढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्द हम सेंट्रल रीजन, जिसमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उसमें अगले वित्तीय वर्ष में वहाँ का काम करने वाले हैं। जियो फिजिकल में हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं और मुझे ये जानकारी साझा करते हुए भी खुशी हो रही है कि हम एक आने वाले दिनों में एक बड़ा इक्विपमेंट जिसे DSRS कहा जाता है, डीप सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे, इसकी मदद से जो अभी तक जियो फिजिकल की क्षमता है ज़मीन के भीतर करीब 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक खनिज के पता लगाने की, DSRS के माध्यम से हम 50 किलोमीटर तक ज़मीन की सतह के भीतर क्या उपलब्ध है, किस तरह के खनिज उपलब्ध हैं, किस तरह का स्ट्राटा है, सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। AI और ML ये जो 2 शब्द हैं, इनसे अब हमारा जीवन अछूता नहीं रह गया है, तो खनन और गवेषण दोनों ही इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता होती है कि खान मंत्रालय के माध्यम से बड़े स्तर पर हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। पहला हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें AI और ML का इस्तेमाल करके खनन क्षेत्रों का और गवेषण क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। और अभी दूसरा हैकाथॉन नेशनल लेवल पे इसी महीने में उसका लॉन्च होगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से। MECL उसमें अपना सहयोग दे रहा है और हम यहाँ नागपुर में लोकल लेवल पर हैकाथॉन करा रहे हैं, जिससे AI और ML गवेषण के क्षेत्र में कार्य आ सके। सर, खनन उद्योग में स्किल डेवलपमेंट तथा ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए MECL किन पहलों पर कार्य कर रही है? MECL में युवा इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों के लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं? खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? खनन क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले कहा कि खनिज का जो पूरा क्षेत्र है उसमें वैश्विक परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी खनिजों की आवश्यकता है, खनन की आवश्यकता है, गवेषण की आवश्यकता है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपना वर्कफोर्स, एडुकेट वर्कफोर्स रेडी करें, स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी करें। और इस दिशा में MECL ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हमने भारत में हर क्षेत्र में जाकर जहाँ भी जियोलॉजी की पढ़ाई हो रही है उन यूनिवर्सिटीज़ में अपना संदेश पहुँचाया है और करीब 4 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है। वहाँ के लोगों को हम पेड इंटर्न्स के तौर पर अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं, ताकि वो पढ़ाई के बाद अपना जो कौशल है उसे फील्ड का एक्सपीरियंस लेके
और इन्हेंस कर सकें और भविष्य में वो जब कार्य करने उतरेंगे तो उनके पास भरपूर अनुभव होगा। साथ ही हम फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भी लोगों को अपने यहाँ प्रोजेक्ट वाइज डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि उन्हें इस कार्य का अनुभव प्राप्त हो। फील्ड में जाके जिस तरह के हालात होते हैं उसमें वो प्रैक्टिकल अनुभव अपने पढ़ाई के साथ जोड़ सकें। और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हम लगातार अपने वर्कफोर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में स्किल्ड मैनर में काम कर सकें। खनन के क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गवेषण जब हम करते हैं उसी समय हम स्ट्राटा वाइज उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसका लैब एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा स्ट्राटा खनन के लिए किस तरह से उपयुक्त होगा, ताकि जब एक्चुअल खनन शुरू हो आप इस डाटा के इस्तेमाल करते हुए खनन को ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। हम CBM के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं ताकि मीथेन का जो परसेंटेज होता है कोयला खनन में उसका पहले से पता लगाया जा सके और हम बाकी वर्क फोर्सेस को भी जितनी सुरक्षा की जानकारी होती है वो यहाँ से प्रदान करते हैं। सर, WCL तथा MECL के बीच भविष्य में किन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं? WCL और MECL के बीच में बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं जिसमें हम एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। अभी WCL जिस तरह से खनन कर रहा है और अपनी लिमिटेशंस को पहचानते हुए मैंने जैसी खबर पढ़ी है WCL ने अभी कोयले की नीलामी के क्षेत्र में भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। बाहर जाके वो कोयले के ब्लॉक्स का अधिग्रहण कर रहा है। हम WCL को अपने माध्यम से एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोयले के साथ साथ WCL खनिज के क्षेत्र में भी अपना कदम आगे बढ़ाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, एक स्कीम लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। इस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में बड़े खनिज के क्षेत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। उसमें डिटेल एक्सप्लोरेशन करने के बाद वहाँ माइनिंग की जा सकती है। इसके प्रोत्साहन के लिए खान मंत्रालय ने बहुत से कदम उठाए हैं और मुझे उम्मीद है इसी महीने ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लॉन्च होगा। मुझे लगता है कि MECL और WCL मिलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। और साथ ही मैंने जैसा कहा कि हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं MECL में, चाहे वो लैब हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या रिपेयर मेंटेनेंस शेड हो, वो सारे चीज़ों में हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, खनन क्षेत्र में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और MECL उन्हें कैसे संबोधित कर रहा है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने के लिए MECL की क्या रणनीति है? खनन क्षेत्र, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो खनिज परिदृश्य है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आप जैसा कि समाचारों में भी पढ़ रहे हैं कि खनिज के लिए सभी देश आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी ज़रूरतों को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 24 क्रिटिकल मिनरल को चिन्हित किया गया है और ये क्रिटिकल मिनरल ऐसे हैं जो हमारे कमिटमेंट है सस्टेनेबल माइनिंग के लिए और हमारे जो प्रदूषण कम करने के लिए इसमें काफ़ी मदद करेंगे। और इनकी जो उपलब्धता है वो ज़्यादातर विदेश में है और इनका जो सप्लाईज़ है
वो भी वैश्विक परिदृश्य बदलने की वजह से बाधित होता है। तो इसी को पहचानते हुए MECL ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसमें MECL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नाल्को, ये 3 कंपनियों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है और इस जॉइंट वेंचर का नाम है काबिल खनिज विदेश लिमिटेड। इस काबिल के माध्यम से हम जो क्रिटिकल मिनरल हैं उनकी विदेशों में खोज कर रहे हैं। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना ये 2 जगह पे लिथियम और कोबाल्ट की खोज के लिए कदम बढ़ाए हैं और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि अर्जेंटीना के कटामार्का प्रोविंस में काबिल ने एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसका फर्स्ट फेज़ अब अपनी समाप्ति की ओर है और इस फर्स्ट फेज़ के रिज़ल्ट के बेस पर हम अगला कदम उठाएंगे डिटेल एक्सप्लोरेशन का, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से हमें लिथियम की प्राप्ति होगी जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही काबिल के अलावा MECL ने इंडिपेंडेंटली अर्जेंटीना में एक MOU साइन किया है अर्जेंटीना देश के साथ। वहाँ का जो कटामार्का प्रोविंस है वहाँ खनिज की काफ़ी संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए वहाँ के गवर्नर के साथ हमने हाल ही में MOU साइन किया है जहाँ हम उनके खनिजों की गवेषणा करेंगे और वहाँ अगर हमें देश के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ अच्छे खनिज प्राप्त होते हैं तो हम उसे देश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और काबिल के साथ कोल इंडिया और बाकी कुछ कंपनियां मिलके ऑस्ट्रेलिया में एक लिथियम की खोज के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। उनकी वहाँ की एजेंसीज़ के साथ हमारी बातचीत हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत सफल होगी तो काबिल के साथ साथ कोल इंडिया भी इस खनिज के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाएगा। सर, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तथा एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के बारे में आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहते हैं? आशीष जी, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, समाचारों में भी पढ़ा होगा, सरकार बहुत तेज़ी से खनिज गवेषण के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए दोनों के लिए ही बहुत प्रगतिशील कदम उठा रही है। MMDR जो एक्ट है उसमें काम को सहज बनाने के लिए कई संशोधन किए जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि एक्सप्लोरेशन और माइनिंग समय से हो सके। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है एक्सप्लोरेशन के लिए। इस योजना को NMET के तौर पे पहचाना जाता है, NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाया गया है जो कि गवेषण के क्षेत्र में जिन्हें भी कार्य करने की ज़रूरत है ये उन्हें सपोर्ट करता है। इस ट्रस्ट में आप अपना प्रस्ताव ले जा सकते हैं। यदि आपका प्रस्ताव यहाँ स्वीकार होता है तो आपको अपना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गवेषण के लिए सारा पैसा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आपको गवेषण खत्म करने के बाद एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट इस NMET को सबमिट करना होता है। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह का कदम बहुत कम जगह पर है और भारत में ये पहली तरह का है जिसका लाभ हम सभी को लेना चाहिए। इसमें आपको वित्तीय सहायता प्रदान होती है। आपके माध्यम से मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को लेके एक बहुत ही काम का पोर्टल लॉन्च किया है जिसे NGDR कहा जाता है, नेशनल जियोसाइंस डाटा रिपोजिटरी। ये ऐसी रिपोजिटरी है जहाँ पे पूरे भारत का जितनी भी जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो सारी उपलब्ध हैं और ये पूरा डाटा जो है
मुफ्त में उपलब्ध है। दिस पोर्टल इज़ फ्री और बहुत ही एसेसिबल है। आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है और आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप न सिर्फ कोयला बल्कि जितने तरह के खनिज का आज तक गवेषण हुआ है सारा डाटा वहाँ उपलब्ध है। इसमें और भी जो बाकी पोर्टल्स हैं उनका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। पीएम गति शक्ति पोर्टल और एनजीडीआर पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है ताकि आप गवेषण के साथ साथ खनन के क्षेत्र में भी पूरा लाभ उठा सकें। और साथ ही में जो मैंने कहा कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का जो लॉन्च हो रहा है ये बहुत प्रगतिशील कदम है, ख़ास तौर से गवेषण के क्षेत्र में, जिसमें कुछ ब्लॉक्स सरकार की ओर से भी दिए जाएंगे। इसमें बाकी लोग भी अपने ब्लॉक्स डिज़ाइन करके अपना प्रपोज़ल यहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ जब आप गवेषण करेंगे, आपका गवेषण पूर्ण होने के बाद आपको जब इसमें खनन प्रारंभ होगा तो जिस एजेंसी ने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया है उसको अगले 50 सालों तक, जब तक खनन होता रहेगा तब तक रॉयल्टी का एक अंश मिलेगा जो उन्हें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसका रेगुलर फॉलोअर हूँ। पहले मैं कोल क्षेत्र में ही काम करता था और मेरी जो खनन के यात्रा की शुरुआत हुई है वो WCL के ही सावनेर क्षेत्र से हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ WCL कार्यक्रम में जिस तरह के इसमें जानकारी होती है, जिस तरह के वक्ता इसमें आते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि मैंने और किसी पब्लिक सेक्टर में शायद इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा है। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं ढेर सारा साधुवाद देता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और जैसी मेरी जानकारी है कि इस कार्यक्रम के 95 एपिसोड्स हो चुके हैं। आप बहुत जल्द सेंचुरी की ओर अग्रसर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और खनन के बारे में और खनन से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं उनके बारे में जानकारियाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हितधारक हैं, उनको पहुंचती रहेगी। वो अपडेट होते रहेंगे, उनकी जानकारी बढ़ती रहेगी। आपने कोयला क्षेत्र से बाहर निकल के MECL को पहली बार चुना है इस WCL संवाद के लिए। मैं इसके लिए भी MECL परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने बाहर कदम रखा है इसको और थोड़ा सा विस्तृत करें। खनन क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं जो आपके इस WCL संवाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जानकारियाँ दे सकते हैं और इससे सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। फिर एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।